कल तो मार्केट के अंदर जो अनएक्सपेक्टेड गिरावट हुई सो हुई। कल 2.5% तक स्मॉल मिड गिरे, 1% से ज्यादा लार्ज कैप भी गिरा, 1% तक मिड मार्केट में तो ज्यादा गिरा था लेकिन रिकवरी हो गई लास्ट में। आज भी जो शुरुआत है वो बहुत ही खराब हुई थी मार्केट की। एंड कल का जो वीकनेस था वो डेफिनेटली सेंटिमेंट, बुरा सेंटिमेंट जो कल का था वो आज भी कंटिन्यू हो रहा था। लेकिन एक्सपायरी के दिन अनएक्सपेक्टेड मूव आते हैं, तो कल भी गिरावट थी जो वो काफी अनएक्सपेक्टेड हुई, और आज की जो रिकवरी हुई है वो तो और ज्यादा अनएक्सपेक्टेड हुई है। क्यों हुई है? क्योंकि ऑलमोस्ट सुबह के टाइम में स्मॉल कैप्स 1% से ज्यादा डाउन थे, माइक्रो कैप 1.5% से ज्यादा डाउन थे, और क्लोजिंग अगर आप देखने जाते हो तो स्मॉल कैप्स की 1% पॉजिटिव में हुई है, माइक्रो कैप की भी 1.5% पॉजिटिव में हुई है। तो सुबह में एक एक 1.5% जो इंडेक्स डाउन थे, उन इंडेक्स की जो क्लोजिंग हुई है वो पॉजिटिव में हमें देखने को मिली है। तो डेफिनेटली वीकनेस बहुत ज्यादा मार्केट के अंदर में दिख रही थी, और काफी रिकवरी हर इंडेक्स के अंदर में, लार्ज कैप इंडेक्स के अंदर में भी, निफ्टी सेंसेक्स के अंदर में भी काफी ज्यादा लोअर लेवल से हमें रिकवरी देखने को मिली है। तो हैवी बाइंग आई है। अब ये बाइंग आई कहां से, या फिर कल हैवी सेलिंग कहां से आई, किस रीजन से कल हैवी सेलिंग आई, किस रीजन से एग्जैक्टली आज बाइंग इस तरीके की आई है, ये किसी को नहीं पता। बस कल इतना हम कह सकते थे कि रुपी वीकनिंग के कारण या एफआईआईज के सेलिंग के कारण बड़े इंडेक्स गिरे, रिटेलर्स की सेलिंग के कारण छोटे इंडेक्स गिरे। आज हम कह सकते हैं कि कल क्योंकि 2.5% गिरा था, लगभग 2.5% गिरा, स्मॉल कैप के अंदर 2.5% गिरना अच्छी अपॉर्चुनिटी लोगों को मिली होगी इस कारण से। और 2.5% के बाद मिड मार्केट में 1% और गिरा था ना, कल तो 2.5% गिरा, उसके ऊपर से आज 1% और गिरा था मिड मार्केट में। तो हो सकता है अच्छी वैल्यू दिखी हो इन्वेस्टर्स को, इस कारण से जो डायरेक्ट इन्वेस्टर्स हैं वो लपक लिए, वो खरीदने के लिए चले गए, ये हम कह सकते हैं। इसके अलावा कोई भी अगर स्पेसिफिक आप बिग रीजन ढूंढने जाओगे तो आपको नहीं मिलेगा कि ये 2 दिन में इस तरीके का मूव क्यों आया। एक दिन में अचानक से शार्प सेलिंग, एक दिन में अचानक से गिरने के बावजूद में शार्प रिकवरी, कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं समझ में आता। आज सुबह के अंदर में न्यूज आई थी कि राइस एक्सपोर्ट्स को लेकर ट्रंप उल्टे सीधे बयानबाजी कर रहे हैं। अभी इसको जब डिकोड किया गया, मतलब एक्सपर्ट्स ने इसको डिकोड किया, तो सिर्फ मतलब एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये एक पॉलिटिकल स्टंट है, वो भी डोमेस्टिक पॉलिटिकल स्टंट है। तो ट्रंप जो है वो वहां के अमेरिका के फार्मर्स को खुश करने के लिए ऐसी स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। क्योंकि रियल लेवल पे, जैसे हमने सुबह में भी बात की थी, कि अगर राइस पे अगर टैरिफ लगाया जाता है तो भारत को नुकसान न के बराबर होगा, अमेरिकन को नुकसान ज्यादा होगा, क्योंकि उनको ज्यादा महंगा चावल खरीदना होगा। अभी थोड़े टाइम पहले इलेक्शन में भुगतना पड़ा था, महंगाई के कारण उनको वोट नहीं मिला था। तो इस तरीके की चीजें आगे भी हो सकती है। तो अब एक तरफ ये अपना वोट बचाने जाते हैं, दूसरी तरफ इनका वोट खराब हो जाता है। ओवरऑल जो इंडिया राइस का एक्सपोर्ट्स करता है उसका 3% ही राइस जो है वो अमेरिका को जाता है। 300 मिलियन डॉलर के आसपास का एक्सपोर्ट जाता है, लेकिन 3% ही ओवरऑल ग्लोबली जो एक्सपोर्ट होता है भारत से राइस का उसका। तो अगर इस पे टैरिफ लगाते भी है तो उतना ज्यादा कुछ नुकसान नहीं होने वाला है भारत को, लेकिन अमेरिकन को महंगा चावल जरूर खरीदना होगा। तो उल्टा अगेन दिक्कत उन्हीं को होगी। तो ये एक पॉलिटिकल स्टंट है कि चलो वोट का टाइम आ रहा है तो चलो फार्मर्स को खुश करने के लिए बोल देते हैं। ऐसे ही फार्मर्स, सोयाबीन के कारण नुकसान है, चाइना के साथ चीजें हुई है सॉर्ट आउट, तो फिर उनका सोयाबीन निकलने लगा है, नहीं तो सोयाबीन को लेकर परेशान थे फार्मर्स, और ट्रम्प सरकार की वहां पे अलग लग रही थी क्लास। तो इस कारण से भी ट्रम्प उल्टा सुल्टा बयान यहाँ पे देते आते हैं। अब यहाँ पे हमसे एक सवाल किया गया है कि जो म्यूचुअल फंड है, गगन जी का क्वेश्चन है कि अगर हमारा म्यूचुअल फंड बहुत ही बुरा परफॉर्म कर रहा है, एक्सट्रीमली बैड परफॉर्म कर रहा है, तो क्या हमें चेंज नहीं करना चाहिए, हमें कंसर्न नहीं दिखाना चाहिए? और उन्होंने एग्जाम्पल दिया है कि पिछले 1 साल में टाटा स्मॉल कैप फंड 14% 15% तक गिर चुकी है। देखिए, डेफिनेटली हमें कंसर्न दिखाना चाहिए बेंचमार्क के अगेंस्ट में, या हमारी एक्सपेक्टेशन को अगर कोई स्कीम बीट नहीं कर पा रहा है तो डेफिनेटली हमें कंसर्न दिखाना चाहिए। लेकिन कंसर्न 1 साल के रिटर्न के ऊपर नहीं दिखाना चाहिए, ये मैं कई बारी आपको कह चुका हूं, कई बारी।
हमें कंसर्न अगर दिखाना ही है तो हमें कंसर्न 5 इयर्स बेसिस पे दिखाना चाहिए। इक्विटी के अंदर अगर हम इन्वेस्ट करने आए हैं तो 1 साल के बेसिस पे हम किसी स्कीम की परफॉर्मेंस को नहीं जांच सकते हैं। अब देखो, दोनों साइड पे ये ध्यान रखना चाहिए, जब जो कोई भी स्कीम पिछले 1 साल में बहुत तगड़ा परफॉर्म करती है तब तो आप उसके पीछे पीछे भाग जाते हो, ठीक है, वहां भी आप गलत करते हो। और वैसे ही कोई एक स्कीम अगर 1 साल में बहुत बुरा परफॉर्म करती है तो भी वहां पे पीछे पीछे भागना नहीं, दोनों चीज आप गलत करते हो। तो एक तो इक्विटी फंड, ऊपर से इक्विटी स्मॉल कैप फंड, तो यहां पे तो कम से कम 4-5 साल का समय आपको फंड मैनेजर को देना पड़ेगा किसी फंड को इवेल्युएट करने के लिए। 1 साल में कोई फंड नहीं आप उसको देख सकते हो कि वो फंड कैसा परफॉर्म कर रहा है। क्लियर है? दूसरी चीज, 1 साल में निगेटिव 14% का रिटर्न है, ठीक है, मान लो आपने अभी एग्जिट कर दिया, दूसरे फंड में आप गए, वो अगले साल निगेटिव 10% का रिटर्न होगा, क्या करोगे? या फिर सारी कैटेगरी में सबसे बुरा परफॉर्मर वो फंड हो जाएगा अगले साल, रैली होगी तो सबसे कम रैली करेगा, क्या करोगे? हर साल फंड चेंज करते रहोगे? क्योंकि पास्ट लंबे समय का डेटा ये बताता है कि कोई भी फंड हमेशा टॉप 1 क्या टॉप 5 में भी नहीं रहता, एक्सेप्शनल ही कोई 1 या 2 फंड रहता है जो लंबे समय तक टॉप 3 में, टॉप 2 में, टॉप 5 में रहता है। नहीं तो हमेशा जो ये साइकिल है वो कुछ 1-2 फंड आप छोड़ दो, क्योंकि वो कुछ 1-2 फंड से जो हमेशा बॉटम में रहते हैं, कुछ 1-2 फंड से जो हमेशा टॉप पे रहते हैं। नहीं तो मेजॉरिटी में जो म्यूचुअल फंड्स, 90% जो म्यूचुअल फंड्स है, 10% को छोड़ दो जो हमेशा टॉप हमेशा बॉटम में रहते हैं, 90% जो म्यूचुअल फंड स्कीम्स है हर कैटेगरी के अंदर में वो रोटेट होते रहती है। हर 1 साल 2 साल 3 साल पे ये रोटेशन होता रहता है। किसी टाइम पे टाटा ही बेस्ट फंड हुआ करती थी, किसी टाइम पे एचएसबीसी ही बेस्ट फंड हुआ करती थी, और ये दोनों फंड अभी की वर्स्ट परफॉर्मर है अपनी कैटेगरी के अंदर में। कैनरा रोबेको टॉप परफॉर्मर कभी हुआ करती थी, एक्सिस स्मॉल कैप टॉप परफॉर्मर कभी हुआ करती थी, निप्पॉन, क्वांट, एसबीआई, आप नाम बोलो, मैं बताता हूं कब कौन सी स्कीम जो है स्मॉल कैप कैटेगरी में वो टॉप परफॉर्मर हुआ करती थी और अभी गिरी पड़ी है सबकी सब। क्लियर है? बंधन स्मॉल कैप फंड पिछले कुछ सालों से बहुत तगड़ा चल रहा है, अभी आई थिंक 5th या 6th नंबर पे अपनी कैटेगरी में, ठीक है। अभी इन्वेस्को, एडलवाइस, ये सब अभी ट्रस्ट म्यूचुअल फंड, आईटीआई म्यूचुअल फंड, इन जैसे नाम जो है वो ऊपर आ रहे हैं, जो कि कभी टॉप पे नहीं रहा करते थे। तो साइकिल देखो, हर म्यूचुअल फंड स्कीम की एक इन्वेस्टिंग स्ट्रेटजी होती है, कुछ समय तक उसकी स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग मार्केट चलता है तो रिटर्न अच्छे बनते हैं, फिर कुछ समय तक नहीं चलता तो वो नीचे आ जाती है, फिर कुछ समय तक चलता है वो ऊपर चली जाती है, फिर नहीं चलता नीचे आ जाती है। तो ये अप डाउन का प्रोसेस है ना, ये चलेगा लाइफ टाइम, स्कीम के लाइफ टाइम तक ये चलेगा, और इसी अप डाउन के फेज में लंबे समय तक जो बना रह जाएगा वो बढ़िया रिटर्न बना लेगा। तो आपको अगर 5 साल के टाइम पीरियड में भी कोई स्कीम एकदम ही डेड है तो डेफिनेटली चेंज कर लेना चाहिए, या फिर उसके अंदर बने ही नहीं। और जो लॉन्ग टर्म में अच्छा परफॉर्म करते आ रहा है पिछले 10, 12, 15 साल से, वो फंड आपको 1 साल 2 साल के लिए खराब बीच में परफॉर्मेंस दे सकता है, लंबे समय में उसका परफॉर्मेंस खराब नहीं होता है, जनरली यही देखा गया। क्लियर है? तो 1 साल 2 साल के ऊपर कोई डिसीजन नहीं लेना है, चाहे एंट्री का डिसीजन हो वो या एग्जिट का डिसीजन हो, मिनिमम 5 इयर्स या उससे ऊपर का डेटा देखकर ही आपको डिसीजन लेना चाहिए, इन माय ओपिनियन।